जैसे स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर मेरे फादर जो मेरे रोल मॉडल उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। शुरू में हमारी किराने की दुकान थी और धीरे 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 जब थोड़े पैसे आए तो फिर हमने आटा चक्की की दुकान की। तो ये ना सोचिए ये उनका कर्तव्य था, ये माता पिता का एहसान है आपके ऊपर कि आपको जिस उम्र में कमाने लगना चाहिए था उनको सपोर्ट करना चाहिए था। आप घर में बैठे हुए हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आपने किया क्या। घर पे पैसे नहीं थे, आपको पैसे नहीं है। और वो ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसे दिन देखे मैंने, तो मैं खुद का बता दूं कि मेरे पिताजी को मैंने ऐसी चप्पलों में देखा है कि मतलब उनको खुद बनाया हुआ कैसे, मतलब जूता जो होता है, जूते का ऊपर का जाता है मामला, तब जो सोल बचता है वो सोल से चप्पल बना के पहनी हुई चप्पलें देखी मैंने खेतों में काम करते हुए कि देखिए मम्मी आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है जीवन, सक्सेस नहीं मिल रही है, 50 एग्जाम दे दिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी भी बेरोजगारी चल रही। यार लाइफ बिल्कुल वही क्रिकेट का मैदान है, पीछे कोई विकेट नहीं है, आपके पास बैट है, आप आउट नहीं होना है, कैच आउट वाला कोई सिस्टम नहीं है, बॉल एक के बाद एक आ रही है, आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बॉल में फिर उसी हिम्मत के साथ आप बल्ला घुमाओ, और जिस दिन आज नहीं तो कल भैया बॉल तो बैट में टच होनी है, और सिक्स लग गया तो पूरी सारी जो फेलियर्स है ना पूरी दुनिया भूल जाएगी और आपको बस उसी सक्सेस के नाम से जानी है। कि जो नीचे लोग हैं हमने, जैसे मेरे भी जो लोअर स्टाफ है, जो हमारे अंडर स्टाफ है, उसमें भी काफी एजेड लोग हैं, पर कई लोग क्या करते हैं उनको डायरेक्ट नाम से पुकारते हैं या फिर ए तू करके बात करते हैं। मैं उनको भी जी लगाता हूँ कि भैया आप ये कर दीजिए। वो लोग बोलते हैं कभी कि सर हम खुद जी तो कभी किसी ने नहीं लगाया। मैं कहता हूँ कि लोग यहाँ पे बिस्कुट में जी लगा के 50 साल से बोल रहे हैं पार्ले जी पार्ले जी। मतलब वसीयत आपको अभी लिखनी है कि आपकी अभी तक की यात्रा कैसी रही है। आप मर जाएंगे तो मरने के बाद में आपको किस तरह से आपको याद रखा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य यही बोलते थे कि तुम जो कर रहे हैं तुम्हें दिन भर करो, कोई दिक्कत नहीं, बट जब तुम रात को सोना तो अपने पलंग के सामने जब वो उठा के लाए थे जो कपड़े थे ना उस कपड़े को टाक दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते थे जब तुम सुबह उठोगे तो अपने वो कपड़े देखना कि मैं तुमको कहाँ से उठा के लाया। ऐसा करके तुम्हारे मन के अंदर कभी अभिमान नहीं आएगा और तुम कहाँ से आए ये नहीं भूलोगे, और कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, कभी गलत फैसला नहीं लोगे, हमेशा न्याय के पथ पे चलोगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। आज हमारे साथ हैं हमारे अपने सर शिवांशु सर, और उनके साथ में आज कुछ खास बातचीत होगी कि उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज ए स्टूडेंट, बाद में फिर जॉब के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है, फिलहाल अभी जो जॉब कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं उनके लाइफ के रिलेटेड और उनसे खुद की जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब शेयर करने वाले हैं। तो शिवांशु सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अरे थैंक यू सो मच सर, आपने इस काबिल समझा हमें कि हमें बुला लिया अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं देखने वाले सारे व्यूअर्स को हाय कहना चाहता हूँ। आप लोग जहाँ पे भी हों खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरह सर के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए वैसे पहले ये तो चीज सर तो हमें लास्ट में कहनी चाहिए, जी लास्ट में कहनी चाहिए थी, अपन ने शुरुआत ही ऐसे पहले ही कर कह दी दिया। है। हाँ नहीं, अपना एक ट्रेंड भी है अपना YouTube चैनल का। एक खास बात अपने ये कह सकते हैं आप कि हमारा जो लाइक सब्सक्राइब ये वाला सिस्टम है ना, ये रहता ही नहीं है, एकदम लास्ट में पहुंचता है। ये लास्ट के 5 मिनट होते हैं ना, उनमें ऐसी चीजें स्टार्टिंग में बस काम की बातें होती हैं। ये भी अच्छी बात है, इस वजह से क्या स्टूडेंट को लगता भी है कि हाँ चलो जेन्युइन चल रहा है सब कुछ, ऐसे हवाबाजी नहीं है। ये भी अच्छी बात है, तो ऐसा होना भी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर मेरी इंजीनियरिंग 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, उसको जेईसी जबलपुर बोलते हैं। वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और उसके कॉलेज के टाइम पे मेरा प्लेसमेंट L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी में हुआ था। फिर मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की और उसके बाद फिर मैं मेडीसी दिल्ली आ गया। वहाँ मैंने 1 साल प्रिपरेशन की और अच्छे से तैयारी की, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, और इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें हुआ नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा प्रिपेयर किया, और 19 में मैं फिर अपीयर हुआ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, बट फिर नहीं हुआ। फिर मैं बोला कि चलो तब तक कुछ और करते हैं। अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज में, वेस्टर्न रेलवे में टू बी मोर प्रिसाइज। मैं इलेक्ट्रिक लोको सेट वडोदरा में एज अ DMS, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट वर्क कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड। तो DMS का मैंने सुना है कि वो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है उससे ऊपर की पोस्ट होती है ना।
मोर और लेस इक्विवेलेंट ही है सर, सेम ही वर्क प्रोफाइल है, पे स्केल सेम ही है, बट वर्क काफी डिफरेंट है। मतलब वो लोग जो करते हैं और हम लोग जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और मतलब ये एग्जाम प्रिपरेशन के अलावा और कोई भी आपने पैरेलल में काम वाम किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप, क्योंकि मुझे और भी आइडिया है आपके बारे में, तो आप थोड़ा खुद ही बताएं तो बेटर होगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं तो भूल ही गया। और ये वैसे भूलना नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं मेरा पहला प्यार टीचिंग में था। और मैंने कई सारी कोचिंग्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए बच्चों को गाइड किया है। और उसी कोचिंग के दौरान आपसे मुलाकात हुई, हिमाचल में थे हम लोग सुंदरनगर में, वहाँ की वादियों में हमने मटर गश्ती की है, गदर मचाया है। मुलाकात भी था पहले, और मेड-इजी में एज अ कंटेंट डेवलपर भी मैंने वर्क करा। जी जी, मतलब मेड इजी में एज ए कंटेंट डेवलपर काम किया है, साथ में टीचिंग वगैरह भी की है। और हाँ, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि सर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी हिमाचल में, जब हम एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, टीचिंग का प्रोजेक्ट, उस पर हम वर्क कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, तब उस समय सर से मुलाकात हुई थी, तब हमारी दोस्ती हुई थी। और अच्छी बात है कि इतने बढ़िया इनका सर का व्यवहार है और बहुत बढ़िया पर्सन है, इस वजह से अभी भी दोस्ती कायम है। और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं सर के साथ में, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। और सर, और आगे भी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल, इंसान का जो व्यवहार है और जो नम्रता व्यवहार जो होती है, उसी के बेसिस पर फिर वो आगे बढ़ता है और लोग जुड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी नम्रता, आपका व्यवहार जो है ये बहुत बढ़िया है। आगे कुछ सवाल है सर आपके लिए, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो पारिवारिक जो स्थिति है और आपकी जो एजुकेशन है, उसको आपने कैसे मतलब मैनेज किया है, कैसे चीज़ें चली हैं? जैसे कि पारिवारिक स्थिति कैसी थी आपकी, साथ में सपोर्ट वगैरह घर से कैसा मिलता था एजुकेशन को लेकर के, या वैसे मेंटली तौर पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जी सर, स्टार्टिंग में जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब उतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी। बट धीरे 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 जैसे मेरी पढ़ाई बढ़ती गई, वैसे वैसे घर की स्थिति भी सुधरती गई। जैसे स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर मेरे फादर जो मेरे रोल मॉडल है, उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया। शुरू में हमारी एक किराने की दुकान थी, और धीरे 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 जब थोड़े पैसे आए तो फिर हमने आटा चक्की की दुकान की। तो वैसे करके जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती गई, वैसे वैसे मेरी एजुकेशनल जो स्कूलें हैं वो भी चेंज होती गई। जैसे शुरू में दूसरी स्कूल में पढ़ता था, फिर मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, मैंने वहाँ पे अपीयर किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छी रैंक आई, फिर मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया। फिर जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बूम पे चल रही थी, तब हमने मेरे होम टाउन रीवा मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी स्कूल है बाल भारती स्कूल, मैंने वहाँ से पढ़ाई की। तो ये है सर कि जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की, भगवान ने वैसे वैसे पैसे दिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, सही है। जैसे जैसे आपके पास में संसाधन आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं, उनका यूटिलाइज भी करना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, धीरे धीरे आपने इम्प्रूवमेंट किए, तो आज अपने बढ़िया पोजीशन पर हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपके पास में। और सर पीछे काफी सारे मैप वगैरह दिख रहे हैं सर, तो क्या क्या विचार, क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो व्यूअर्स को ये नहीं लगना चाहिए मैं इंटेंसिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बढ़िया लोकेशन थी जहाँ पे लाइटिंग सही थी। अच्छा। और अभी जैसे मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा हूँ, तो आपको तो पता है क्वार्टर्स कैसे होते हैं। तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे टूटे फूटे कुछ नहीं दिख रहा है, प्लास्टर नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने रखा है। और ये जो मैप्स वगैरह हैं, ये तो आपको पता ही है सर, पढ़ने का नशा सा है मुझे, कुछ भी मिलता है तो पढ़ते रहता हूँ। अभी इस समय थोड़ी सी जनरल स्टडीज वाली प्रिपरेशन हो रही, तो ये मैप्स लगा रखे हैं मैंने। और ऐसा केवल एक दीवार में नहीं है, सारी दीवारों में मैंने ऐसा कर रखा है। तो मैं मतलब सोते जागते अगर मैं इस रूम में हूँ, तो मेरी जहां भी नजर पड़ेगी वहां मुझे लगेगा यार पढ़ना चाहिए, अभी टाइम वेस्ट बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दीवारों को आपने पूरी तरीके से कवर कर रखा है, स्टडी से माहौल पूरा एकदम बना रखा है घर पे है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से इन पेपरों से एक और फायदा है कि जहाँ पे प्लास्टर निकला हुआ है, क्योंकि आपको पता है रेलवे के पास पैसा नहीं है, कोरोना ने बैंड बजा दिए, तो वो भी छुपा रहता है। दोनों फायदे हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आप बिल्कुल आपका जो ये बताइए कि आपकी जब जॉब वगैरह जो अभी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब की जो फर्स्ट सैलरी आई थी,
उसके साथ आपने क्या किया? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लोग डिसाइड करते हैं कि हम फर्स्ट सैलरी के साथ में ये करेंगे, हम पहली सैलरी आएगी तो हम जगराता करवाएँगे, माता पे प्रसाद चढ़ाएँगे, रामायण करवाएँगे, ऐसा बोलते हैं, या फिर पिताजी को वहाँ सैर करवाएँगे, माताजी को वहाँ ले जाएँगे। जैसे हमारे बारे में भी कहते रहते थे लोग कि भई ये जब कमाने लग जाएँगे, तो इनकी सैलरी के साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो ऐसे आपके साथ भी था कुछ, या फिर आपने घरवालों को दिया है? इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ सर। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा प्रसंग छेड़ा सर आपने। ये फर्स्ट सैलरी का तो बिल्कुल सबके लिए ये बहुत ही अच्छा दिन रहता है, लगता है कि लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो फर्स्ट सैलरी क्या हुआ था सर, 2009 में एक एग्जाम हुआ था, जैसे सीबीएसई वालों का एनटीएससी एग्जाम होता है, वैसे एमपी गवर्नमेंट भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। उसमें पूरे रीवा डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उनमें से एक मैं था। तो जब उस स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी, तो मैंने अपने माता जी को चेक दे दिया था 6,000 रुपए का। बोला मम्मी देखो ये हैं पैसे, इसी को मेरी पहली सैलरी समझ लो, और अब कोई उम्मीद नहीं करना कि पहली सैलरी में क्या करना है, ये जो पूरे पैसे आपको जो करना हो करिए। अब इसी को पहली सैलरी समझिए। और इतना अच्छा हुआ सर कि मेरी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप में ही हुई है 9th ऑनवर्ड्स, कॉलेज में भी पूरा स्कॉलरशिप मिला मुझे। तो ऐसी चली सर मेरी फर्स्ट सैलरी की, ये थी कहानी। तो मतलब आपने 2009 में ही घरवालों को दे दिया था गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट हो गया था आपका, है ना? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। और अभी तो मैंने ऐसा किया हुआ है, सैलरी का घर में भेजने का कोई सिस्टम ही नहीं है। सैलरी जिस अकाउंट में आती है उस अकाउंट का एटीएम मैंने घर में दे रखा है। उनको बोला है कि आपको जो लेना हो, जैसा लेना हो बस ले लो, आप मुझे लीजिए। बताओ भी ना, मुझे तो बैंक वाले मैसेज दे देंगे। इतने डिटेक्ट हो चुके हैं आपके अकाउंट से ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। होना भी चाहिए। जो लोग हमारे लिए जिंदगी भर अपना जिंदगी पूरी निकाल देते हैं, हमारे माता पिताजी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बाकी जो बची हुई जिंदगी है उनकी, उसको इतना बेटर वे में कर पाएं, उनको लगे कि हमारे बेटे ने कुछ अचीव किया है, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। और माता पिता की तरफ से या पिताजी की तरफ से हमेशा वो डायरेक्टली ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कुछ समझना चाहे या देखना चाहे, तो उनका मतलब यही रहता है कि हमारा बेटा खुश रहे, अच्छे से रहे, और जो करना चाहता है बेटर वे में करे, परेशान ना रहे। और उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ एक ही होता है कि खाना-पीना तो देखो चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम के लिए थोड़ा-सा उनका रहता है कि हाँ, हमारा बेटा कुछ ऐसा गलत ना करे जिससे हमारा नाम खराब हो, सर नीचा हो, कुछ अच्छा चलता रहे जिससे हमारा सर ऊँचा हो। तो ये भी घरवालों की तरफ से रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप घरवालों का नाम रोशन कर रहे हैं और अच्छी तरह से चल रहे हैं आप। बिल्कुल सर, और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आज की कल की जनरेशन मैंने देखी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत खुश नहीं होते हैं अपने मम्मी पापा से, और कहते हैं कि पापा आपने मेरे लिए किया क्या है आज तक, मम्मी मेरे लिए किया क्या है। तो वो लोग बोलते हैं बेटा तुमको पढ़ाया है, तुमको लगता है ये तो आपका फर्ज था, ये तो करना ही था। तो मैं उन जो थोड़े राह से भटके हुए बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, माता पिता ने आपकी पढ़ाई करवाई है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप उनके सामने खड़े हो सके। तो ये ना सोचिए कि उनका कर्तव्य था, ये माता पिता का एहसान है आपके ऊपर कि आपको जिस उम्र में कमाने लगना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, आप घर में बैठे हुए हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आपने किया क्या है। तो प्लीज ये बच्चे ध्यान दें और माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट करें, और उनको माने कि भैया जो भगवान है वो यही है, भगवान ऊपर नहीं है, घर पे है। उनको माने, उनकी पूजा करें और उनके हर कहने माने, क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है, एक बार आपका पड़ोसी आपके लिए बुरा सोच सकता है, बट माता पिता कभी बुरा नहीं सोच सकते। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल ये बात से मैं भी सहमत हूँ। देखो अगर स्टूडेंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, जैसे अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमारा जो 18-19 साल के बाद वाला जो उम्र होती है, वो जॉब की तरफ हम बढ़ते हैं, जॉब की प्रिपरेशन करना, जॉब लेनी है, या 18 नहीं तो आप 20 साल का तो मान के चलिए कि जिन्हें कंप्लीट हो जाती है 20-21 साल में, फिर 2-3 साल हम प्रिपरेशन के लिए अपने घर से पैसे लेते रहते हैं, उनके कामों में लगे रहते हैं, रेंट पे रूम लिया हुआ है, कोचिंग चल रही है, तो घर से हम पूरा का पूरा पैसे लेते हैं। अगर हम स्टूडेंट नहीं थे, अगर हम मतलब हमने एजुकेशन हमारी नहीं, घर वालों ने नहीं पढ़ाया होता, हम नहीं पढ़े होते और हम अनपढ़ होते, तो उस केस में ये था कि हम 18-19 साल की उम्र होते ही हम कहीं ना कोई किसी भी प्रकार की मजदूरी करते होते, किसी फैक्ट्री में वर्किंग करते, तो कुछ ना कुछ हम करने लग जाते। तो यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं और
घर की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हमें वो आने वाली लाइफ के लिए इतना हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आगे आने वाली लाइफ को खुश करने के लिए, अच्छे करने के लिए घर वालों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, वही कम है क्या? इतना वो बलिदान दे रहे हैं खुद। घर मतलब ये है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बात को कि घर पे पैसे नहीं है, ठीक है, घर पे पैसे नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपने घर पे फोन किया है कि पापा जी को बोला कि पापा पैसे की आवश्यकता है और रूम का रेंट देना है या कोचिंग की फीस वगैरह देनी है, तो घर पे पैसे नहीं है, लेकिन उस तरफ से ये जवाब नहीं आएगा कि अभी पैसे नहीं है। उस तरफ से यही जवाब आएगा, ठीक है मैं भिजवा दूंगा, कब चाहिए, वो डेट पूछेंगे और उस डेट तक आपके पास पैसे आ जाएंगे। घर पे पैसे नहीं, फिर भी आपको पैसे आएंगे, और वो ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये इतना सपोर्ट मिलता है, ये समझने वाले जो है बच्चे वो समझ जाते हैं और उस चीज को इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे पोजीशन पहुंच जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते फिर वो लास्ट में फिर वो ब्लेम ही करते हैं घर पे, क्या आपने सही से सपोर्ट नहीं किया, आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझे, घर की तरफ से हमें पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है, बस ये है कि हम वो सपोर्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे कैसे हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और बिल्कुल सर, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो ये बोलने वाली बातें नहीं, ये हमने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और ये फील किया। जैसे मैं बता दूं कि सर भी बहुत हाई फाई घराने से नहीं आते हैं, चांदी की चम्मच वाले नहीं है सर भी। सर की भी काफी उतनी बढ़िया स्थिति नहीं थी फाइनेंशियल कंडीशन। सर ने कैसे सरवाइव किया है, बच्चों को पढ़ा के, घर में ट्यूशन देके, कोचिंग्स में पढ़ा के, कोई और एक्स्ट्रा वर्क करके, तो ऐसे करके ही सरवाइव किए। और जो सर का नेचर है आज पूरी दुनिया जानती है, इतने सारे व्यूअर्स हो गए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं इस चैनल में, वो उसके पीछे एक और रीजन है कि सर की जो विनम्रता है, सर ने वो स्थिति देखी है, सर नीचे से उठ के आए, तो वो चीज उनके नेचर में है और वो लोगों के बारे में समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाय पीना चाहेंगे सर? नहीं सर, अब आप ही पीजिए अकेले अकेले चाय। हिमाचल जब आएंगे तब साथ में बैठ करके चाय पियेंगे, हम कॉफी पियेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पिया जाएगा चाय। और एक चीज मतलब मैं खुद की मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बता दूं कि पैसे को लेकर के कभी परेशान नहीं होना है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को पैसे से लेकर के मतलब अपनी ना तो अपनी मतलब संघर्ष रुकने देना है, स्ट्रगल नहीं रुकना चाहिए आपका। आपका जो गोल है, जहां आप जो चाह रहे हैं, आपने जो भी एम देखा है, उसके पीछे आपको भागना है, ठीक है, उसके पीछे चलना है, हमेशा चलना है, मतलब रुकना नहीं है। इस वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकना कि आपके पास पैसे नहीं है। आप उसके अल्टरनेट ऑप्शन सोचिए। आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे का कहीं ना कहीं जुगाड़ कीजिए, ऑप्शन सोचिए, कुछ ना कुछ कीजिए। भगवान हमेशा कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएगा, या आपके परिवार वाले या आपके कोई बड़े जो भी है, मतलब आप दरवाजा खटखटाइए, हर किसी का कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा। हेल्प तब मिलेगी जब आप अपनी तरफ से आप प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाता है। मतलब मैंने ऐसे दिन देखे हैं, मैं खुद का बता दूं कि मेरे पिताजी को मैंने ऐसी चप्पलों में देखा है कि मतलब उनको खुद बनाया हुआ कैसे कि मतलब जूता जो होता है, जूते का ऊपर का हट जाता है मामला, तब जो सोल बचता है उस सोल से चप्पल बना के वो पहनी हुई चप्पलें देखी मैंने, खेतों में काम करते हुए देखी। अब उस चीज को देखा मैंने, तब मैं समझा कि हाँ, हमारा जो मतलब मेरा जो संघर्ष है, मेरा संघर्ष कुछ भी नहीं है मेरे घर वालों के सामने। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे बहुत आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो फिर वो मोटिवेशन वाला जो सिस्टम है वो घर से ही आ जाता है, बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बढ़ते रहना है। चलिए, तो मैं सर से एक चीज जानना चाहूंगा कि कई बार जो मोटिवेशन वाला जो सिस्टम होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो कई बार लो फील भी हम करते हैं, और स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, और अभी मैं एग्जैक्टली याद नहीं मुझे किसकी बुक में पढ़ा था, कहीं मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था, शायद जहां तक जाने शिव खेड़ा की बुक थी शायद, जो मैंने पढ़ा था। उसमें ये था कि इंसान को है ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा एक प्लेस, ऐसा दरवाजा, ऐसा दर, या कोई भी ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर वो जाके ना अपनी मन की बात कर सके, मन में जो भी है उसको बता सके, मतलब अपना जो खुद इंसान जाके जहाँ रो सके। जैसे हम मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, वहां जाकर के भगवान के सामने अपनी प्रार्थना वगैरह करता है, जो भी गलतियां की है उसके लिए पश्चाताप करता है। या कोई इंसान ऐसा होता है जो अकेले में बैठ के विचार विमर्श करता है, या कोई ऐसा होता है जिसको ठीक लगता है वो अपने घर पे बात करता है, या ऐसा कुछ करता है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो आप अपने बारे में बताइए सर, और क्या आपके हिसाब से मतलब क्या स्टूडेंट कर सकता है, मतलब
जब वो डिमोटिवेट फील कर रहा है या लो फील कर रहा है तब? देखिए सर, मोटिवेशन अगर किसी बच्चे को फील हो रहा है तो उसके पास 3 ऑप्शन है मेरे हिसाब से। पहला ऑप्शन ये है कि अगर वो सोचे कि मैं ऐसा ही डिमोटिवेट होऊंगा, तो अपना फ्यूचर सोचे कि अगर मेरे जीवन में कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, तो आज से 10 साल बाद मेरी स्थिति क्या होगी। तो उसको खुद, अगर उसकी अभी सही स्थिति नहीं है पढ़ाई में, तो उसको देख के लग जाएगा यार कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो 10 साल बाद मेरा कुछ नहीं होना है, मुझे यही रहना है, तो उसको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर किसी बच्चे को अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो वो अपना पास्ट सोचे कि वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसको बदलने के बारे में सोचे। और अगर ये सोचे कि मैं पढ़ूंगा नहीं, तो जो पहले हो रहा था वो आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए वो अपने पास्ट को देखे और अपने आप अंदर से उसे मोटिवेशन आ जाए। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और इन दोनों मेथड से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मोटिवेशन आ रहा है अंदर, तो जो भी आपके क्लोज हो, चाहे आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, जो भी उनके क्लोज हो, उनसे अपनी चीज बताएं कि देखिए मम्मी आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है जीवन में, सक्सेस नहीं मिल रही है, 50 एग्जाम दे दिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी भी बेरोजगारी चल रही। तो अपनी माता जी को बताएं। तो मम्मी क्या करेंगी, उनको बताएंगी, उनको समझाएंगी और डेफिनेटली कुछ ऐसा बोल देंगे कि बच्चे को मोटिवेशन आ जाएगा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ सर, कि मेरे लाइफ में मैंने कई सारे एग्जाम दिए, बहुत कम ही सक्सेस मिली थी मुझे। तो जब भी मुझे लो फील होता था तो मैं तुरंत घर में फोन कर लेता कि मम्मी आज फिर खराब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पापा जी से बात करता था, पापा जी ये एग्जाम का रिजल्ट आया, इसमें भी नहीं हुआ। और भैया से बोलता था कि भैया देखो फिर यार, मैं पेपर तो अच्छा करके आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे भैया बड़ी अच्छी चीज बोलते अगर किसी एग्जाम में आपका नहीं हुआ तो ये समझ लो कि भैया उस एग्जाम की औकात नहीं है आपको अपने में लेने की। मतलब आप उस एग्जाम से काफी ऊपर, उस एग्जाम का या उस पोस्ट का बैड लक है आता, और लगता है कि यार कि तुम क्या हो, एग्जाम तुमसे बड़ा वाला एग्जाम आती है कि बेटा अभी ये तो एग्जाम है। जैसे वो है अपने संदीप महेश्वरी जी, उनका एक वो क्रिकेट वाला एनोलॉजी हमेशा याद आता है मुझे कि यार लाइफ बिल्कुल वही क्रिकेट का मैदान है, पीछे कोई विकेट नहीं है, आपके पास बैट है, आप आउट नहीं होना है, कैच आउट वाला कोई सिस्टम नहीं है, बॉल एक के बाद एक आ रही है, आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बॉल में फिर उसी हिम्मत के साथ आप बल्ला घुमाओ, और जिस दिन आज नहीं तो कल भैया बॉल तो बैट में टच होनी है, और 6 लग गया तो पूरी सारी जो फेलियर्स है ना, पूरी दुनिया भूल जाएगी और आपको बस उसी सक्सेस के नाम से जानेगी। तो वही मान के जिंदगी में बस बैटिंग करती रहनी है, बॉल तो आती रहेगी यार। बिल्कुल, इस बात को थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो हमारे साथ, देखो मैं भी एक नॉर्मल समाज में रहता हूँ, आप भी नॉर्मल समाज में रहते हैं, और जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी एकदम हमारे जैसी फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो भी इस चीज़ को देखते होंगे। हमारे क्या होता है समाज में कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम कुछ भी तैयारी कर रहे होते हैं, जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, उस समय तक आस पड़ोस के रिश्तेदारों के आता है रेस्पॉन्स के, देखो क्या कर रहे हैं, जॉब नहीं लगी अभी तक, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे बातें चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही जॉब लगती है, ठीक है, जैसी जॉब लगती है तो फिर फीडबैक अचानक से चेंज हो जाता है। मतलब ये होता है सिस्टम के पहले जो लोग ये बोल रहे होते हैं कि यार ये तो घूमते फिरता रहता है, ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे है वैसे है, और जैसी जॉब लगती है उसके बाद हमको तो पहले से पता था ये लड़का कुछ करेगा, हमको तो पहले से पता था ये मेहनती है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा ये सब मुझे लगता है, ये बताइए आप। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, और मेरे बड़े भाई कहते हैं, एक बार ऐसे बात में कह रहे थे कि जिन लड़कियों के मोहल्ले में आपकी एंट्री बंद है या बैन है, आपके सिलेक्शन के बाद उन लड़कियों के घर में आप चीफ गेस्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जॉब लगने के बाद बिल्कुल घर बुलाया जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो यही है कि सारे क्वेश्चंस का ना, सारे सवालों का एक ही जवाब है, आपका सिलेक्शन जिस दिन हो गया, आपसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ को लेकर के, आप जिस तरह से आपकी जीवन चल रहा है, जो कुछ भी है, तो अभी आप आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मतलब आगे कुछ और भी प्लान कर रहे हैं या फिर आप इसी जॉब को लेकर के कुछ करना चाह रहे हैं? दूसरा, आपका जैसे टीचिंग वाला भी एक फैक्टर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट है, साथ में हमने पढ़ाया भी है तो मुझे पता है।
तो उस वाले फैक्टर को भी आप आगे कुछ करना चाह रहे हैं उसके साथ में, या कुछ और अलग आपका प्लान है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सर। जी सर, रही बात आगे की पढ़ाई की, तो मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप देख रहे हैं वैकेंसीज दिन ब दिन कम होती जा रही है, कम होती जा रही और है। एग्जाम भी बड़ा इरेटिक सा है, कुछ फिक्स नहीं है कि इस साल है तो अगले साल कब होगा। स्टेट गवर्नमेंट भी इंजीनियरिंग एग्जाम को लेके सीरियस नहीं है, तो मुझे लगता है एक सिविल सर्विसेज ही एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है, और वैकेंसीज भले धीरे धीरे कम हो रही है बट कुछ तो बची रहेगी। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी जैसे रेलवे में वर्क करते वक्त भी मुझे रियलाइज होता है कि हम लोगों ने वो सारी स्थिति देखी है जो आम लोगों ने फील भी नहीं की है। हमारा ऐसा बैकग्राउंड है कि हमारे मन में काफी सारी चीजें हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनका प्रॉपर केयर नहीं हुआ है, जिनको अभी भी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उनके बारे में हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे मैं रेलवे में हूं, तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उनकी लाइफ में काफी चेंजेस ला सकूं, तो मुझे वो देख के मोटिवेशन आता है कि मैं जरूर ऐसी कोई फील्ड में जाऊंगा, ऐसी पोस्ट में जाऊंगा जिसमें मैं जो नीचे तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए मैं कुछ कर सकूं। क्योंकि मुझे एक सिविल सर्विसेज काफी अच्छा प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है, एक ऐसा पद हो और मैं जहाँ अपने पर ऑफिस में भी यही चीजें करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास में ऐसा कि एक पद हो, बिल्कुल या सर। फिर आपके पास में ऐसी पावर्स हो, शक्तियाँ हों, जिनसे कि आप मतलब बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन ले सकें, डिसीजन मेकिंग पावर हो, अच्छा कुछ हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और एक यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जहाँ हम अभी हैं, मतलब जिस सिचुएशन में अभी हम हैं और हमारे जितने विद्यार्थी हैं, मैं मानता हूँ उससे नीचे भी बहुत लोग हैं अभी, मतलब जिस पोजीशन पे है पैसे को लेकर के या फैमिली बैकग्राउंड लेकर, उससे नीचे भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पर हैं, आप उससे नीचे वाले जितने भी हैं, उनकी कद्र करना आप, मतलब उनको मतलब ऐसे अलग मत करना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल उपेक्षा उनकी कर रहे हैं, अलग मान रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, तो कहीं न कहीं वो आपके लिए भी ऐसा आप पे भी अप्लाई हो सकता है कि आपसे जो ऊपर वाले हैं, फिर वो आपकी उपेक्षा करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, दूसरा नज़रिया इसको ये भी है कि दूसरे चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको अपने आप में बेटर करना होगा, ताकि फिर आप जितने भी नीचे वाले लोग हैं, वो आपके व्यवहार से, आपके जो भी काम है, उनसे आपको याद रखें। बिल्कुल सर, और ये चीज बिल्कुल सही कही आपने कि जो आज हम हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब है यहाँ तक पहुंचना। कभी कभी ये होता है कि हम जिस पद पे हैं उसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, हम उसको बोलते हैं अरे यार ये तो कम चीज है, बट उससे पूछिए जो बंदा बेरोजगार है, उसका सपना है कि काश मैं इस लेवल तक भी पहुंच जाऊं, बिल्कुल, एक बिल्कुल। परमानेंट चीज हो सके। बिल्कुल, और हर दूसरी चीज जो आपने कही कि जो नीचे लोग हैं, हमने जैसे मेरे भी जो लोअर स्टाफ है, जो हमारे अंडर स्टाफ है, उसमें भी काफी एजेड लोग हैं, पर कई लोग क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट नाम से पुकारते हैं या फिर ए तू करके बात करते हैं। मैं उनको भी जी लगाता हूँ कि भैया आप ये कर दीजिए। वो लोग बोलते हैं कभी कि सर हम खुद जी तो कभी किसी ने नहीं लगाया। मैं कहता हूँ कि लोग यहाँ पे बिस्कुट में जी लगा के 50 साल से बोल रहे हैं पार्ले जी पार्ले जी, और लोगों के नाम में जी लगाने में क्या होता क्या है। दिक्कत है? आप तो फिर भी हमारे लिए काम कर रहे हो, है ना? हमारे लिए काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो आप, आपके बिना नहीं हो सकती सारी चीजें। बिल्कुल, हम एक सिस्टम है, रेलवे का इतना बड़ा सिस्टम है, और उस सिस्टम में वो वर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल देश के लिए वर्क कर रहे हैं। और इस चीज़ को मतलब एक मतलब ये है कि अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना हम प्रयास कर रहे हैं अपने इस चैनल के थ्रू, हमारी जो टीम है वो यही कोशिश कर रही है कि जो बच्चे बड़ी एजुकेशन मतलब बड़े एजुकेशन सिस्टम से नहीं जुड़ सकते हैं, बड़ी कोचिंग में नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका ख्वाब है कि हम आगे पढ़ें, कुछ करें, तो हम भी अफोर्डेबल एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में कोई बच्चा अच्छी से अच्छी एजुकेशन कैसे प्राप्त कर सकता है, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कैसे कर सकता है। अलग-अलग बैच भी चला रहे हैं इसीलिए कि कम से कम पैसे में बच्चा पढ़ सके। एक मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसी पोजीशन पर पहुँच जाएँ, ऐसे लेवल पर पहुँच जाएँ, जब हमको वो जो मिनिमम अमाउंट है वो लेने की भी आवश्यकता ना हो। मतलब हमको मिनिमम जो अमाउंट है वो भी ना चाहिए, बिल्कुल भी, बस हमको बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहता है, सीरियस स्टूडेंट हो, वो आए और हम उसको पढ़ाएँ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो थोड़ा डाउन फैमिली से आते हैं, जिनको इतने पैसे नहीं है, वो इस चीज़ को करें। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि जब अभी एक बैच चल रहा था, तो उसमें हमने पैसे नहीं लिए थे, फ्री में बैच चलाया था वो, और हमने ये कहा था कि अगर आपको लगे हाँ, मैं समर्थ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, और आपको लगता हो कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो आप डोनेशन करना। आप एज ए गुरु दक्षिणा के रूप में आप ₹1 आप सेंड कर सकते हो। आप एक वीडियो आपने देखा, आप एक वीडियो का ₹1 आराम से आप सेंड कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपने 100 वीडियो देख लिए 100 रुपए सेंड कर ली, जब आपका मन करे कि हाँ ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे 1 रुपया देना चाहिए, आप दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट की ईमानदारी कि उन्होंने वो डोनेशन किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने डोनेशन किया, तो जो हमारा खर्चा वर्चा चल रहा था वो निकल गया उससे, ये बहुत अच्छी बात थी। और इस चीज को फिर बिल्कुल मैंने सर। पॉजिटिव वे में मैंने ऐसे ले लिया कि अब मैं कहीं कुछ लेने के लिए जाता हूँ, मार्केट में कुछ भी लेना होता है, सब्जी लेनी है या राशन वगैरह लेना है, कुछ भी लेने जाता हूँ, तो कोई पर्टिकुलर अमाउंट होता है उस चीज का, 500 रुपए, 600 रुपए, 100 रुपए, तो मैं 100 का 101 करता हूँ, 50 होते तो मैं 51 सेंड करता हूँ, क्या फोन पे वगैरह चल रहे हैं, मैं उनसे सेंड करता हूँ। तो जो रिसीव करता है, 1 रुपया सेंड किया है मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा, उसकी जो चेहरे की स्माइल है और वो मतलब जिस तरीके से देखता है ना आपको, वो बहुत अलग होती है। क्या मतलब 50 रुपए प्राइस और ये 51 सेंड कर रहे हैं 100 ये 101 सेंड कर रहे हैं, तो वो अलग मजा है उसमें। आपका कुछ नहीं है, आपका सिर्फ 1 रुपया गया जाने को, वो बिल्कुल भी सर। नहीं और गया ये है, तो उसका मजा भी यही बहुत। छोटी छोटी चीजें हैं ना सर, हाँ ये वही तो, मजा आता है, आपको बहुत मजा अलग आता कर है। देते हैं। और आप, हाँ मजा भी आता है इन और चीजों ये को आप करते फील हुए। करेंगे जब उसकी, जी जी सर, आप जब उसकी शॉप में दोबारा जाएंगे ना, तो उसके चेहरे में अलग सी स्माइल अलग होगी। अलग, हाँ और बस हमें बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही वही बात है। महाशय आपने और जिन्होंने यही 1 सारी चीजें आपको 101 रुपया दिया था, बोले वही महाशय आ गए अपनी दुकान पर, वो इस तरह से ट्वीट करेंगे आपको बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, 1 रुपए से अलग ही पहचान हो जाती है अपनी। हाँ तो और इस चीज को मतलब क्या था कि ये स्टार्टिंग मैंने किया था उस गुरु दक्षिणा वाले सिस्टम से, कि टेस्ट वगैरह जो दिए या पीडीएफ वगैरह कुछ भी अगर कोई बच्चा लेता था, या डोनेशन वाला जो सिस्टम चलाया था, उसमें मैंने 1 रुपए का सिस्टम मैंने चलाया था, 1, 11, 21, 51 के शगुन के होते हैं ये, मैंने कहा हम शगुन लेंगे हम, इस बिल्कुल। तरह से और था। कहते भी है कि मंदिर में चढ़ावा थोड़ा सा ऑड नंबर्स में देना चाहिए, और आप तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाले आदमी हैं, तो हाँ समझ रहे हैं, लोग बच्चों को लग भी रहा है कि भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो। बिल्कुल गुरु दक्षिणा चल रही है। और हम ये अच्छा भी था, उस समय हम बोलते भी थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डोनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो इससे हमारा ये चैनल चलेगा, आगे बढ़ेगा और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा जो डोनेशन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, खुद के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरे लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो सिर्फ खुद के लिए नहीं है ये, बाकी लोगों के लिए भी है। तो 20-22 हजार बच्चे हो गए फिर इस पूरे कारवां में, और फिर उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह की, राजस्थान जूनियर इंजीनियर की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20-22 हजार ने डोनेशन किया, डोनेशन कुछ बच्चे कर रहे थे, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए भी काम कर रहा था वो, ये बहुत अच्छी बात थी। और एक एक चीज और है सर, एक चीज के और मैं जब, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, हाँ मैं आप ये इसके बाद मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ आपका चैनल, कि आप हर महीने 2 पोस्ट कर देते हैं कि थैंक यू, अब हमारे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर 10 दिन बाद अरे अब हमारे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना सर, उस हिसाब से चाइना की जीडीपी नहीं बढ़ी है अभी तक। नहीं नहीं, भगवान की दया से बढ़ने चाहिए। और हम मतलब हमारा जो उद्देश्य है, जो हमने सोचा था, और भगवान की दया से वो उद्देश्य भी हमें मतलब हमें नहीं भूलना है। जो हम चाह रहे थे स्टार्टिंग में, वो एंड तक रहना चाहिए, जब तक हम काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, अफोर्डेबल एजुकेशन पर बच्चों की हेल्प वगैरह जितनी हम कर पाए उतनी कम है। अभी जितना मतलब आपको भी पता है कि अर्थव्यवस्था भारत की वो थोड़ी डाउन है, थोड़ा उतनी मजबूत नहीं है, प्लस ऊपर से कोरोना का सिस्टम है, पैसे के मामले में पेरेंट्स थोड़े से अभी उनका हाथ तंग है। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य बनता है हमारे जैसे एजुकेटर्स का, कि हम उन बच्चों को पढ़ा पाएं जिनको नीड है, जिनको जरूरत है। और कभी जैसे मौका मिलेगा तो मैं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे भी मैं कभी मीटिंग करवाऊंगा, ऐसे वीडियो वगैरह बताएंगे, जो बहुत गरीब फैमिली से थे, जिन्होंने एग्जाम वगैरह फाइट किया है और अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके, और अभी जैसे सिलेक्शन होता है उनसे भी मीटिंग करवाएंगे, जिससे लोगों को ये पता चले कि आपके सिलेक्शन के लिए पैसे आवश्यक नहीं है। देखो, पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेक्शन की आवश्यकता तो आपकी मेहनत की, आपके दृढ़ निश्चय की, और ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। और एक सवाल है सर आपसे, कि एक सवाल है सर आपसे, तो आप ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम पार्टी वार्टी कब की थी, पार्टी वार्टी वगैरह घूमना फिरना वगैरह कब किया था आपने लास्ट टाइम? पार्टी तो सर अब देखिए रोज ही हो जाती है ऑफिस में, बट अच्छा, वो वाली पार्टी जो आपके साथ घूम भाग के की थी, उतना तो अब नहीं हो पा रहा है नहीं हो कोरोना पाता है, हाँ। के। बट छोटी मोटी पार्टियां तो अभी भी नहीं मानते, ऑफिस में ही गरबा करवा देता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा नहीं बिल्कुल, आप हिमाचल आइए, आपको मोस्ट वेलकम है, आप आइए, हम फिर से घूमेंगे हिमाचल एक बार फिर से, और हमारी मुलाकात भी होगी, हम चाहते हैं बिल्कुल आपसे मुलाकात हो।
और एक चीज और सर ये बताइए कि अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स हैं, कोई किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के, किसी एग्जाम को लेकर के, तो यहाँ एक सवाल बनता है कि जब मार्केट में 2 या 3 एग्जाम चल रहे हैं पैरेलल में, तो बच्चा ये जज कैसे करे, मतलब कैसे डिसीजन ले कि कौन सा एग्जाम मेरे लिए बेस्ट है, इस चीज को मतलब वो कैसे डिसाइड करे, मतलब उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से वो उनको चीजों को पढ़े, क्या क्या फैक्टर्स इनको सोचे, उसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं आप। ये सर बेस्ट जैसी बात की आपने, तो मैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहले वो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर जो भी चाहते हैं उस तरह की कोई जॉब है, और दूसरे वो बच्चे जिनके पास अभी तक कोई भी जॉब नहीं है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं। तो जो जिनके पास जॉब है वो तो ये डिसाइड करें कि भैया वर्कलोड तो छोड़ो, वो अलग बात है। आप अपने सैलरी प्रोस्पेक्ट देखें कि अगर रेट पे इस जिस पोस्ट में हूँ उससे ज्यादा है तब तो वो प्रिपेयर करें। और दूसरे बच्चे वो हैं जो अनएम्प्लॉयड है और उनके पास 2 ऑप्शन है कि एक कम ग्रेड पे, एक ज्यादा ग्रेड पे है, मैं किसके लिए प्रिपेयर करूं। तो आप तो ये मत सोचिए मैं किसके लिए करूं, आप तो दोनों एग्जाम के लिए करिए। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक चीजें होती है फंडामेंटल। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है। सारे एग्जाम में सेम चीजें आती हैं, बस क्या है डिफिकल्टी लेवल अलग होगा। किसी में इजी क्वेश्चन पूछेंगे, 1 लाइनर पूछेंगे, किसी में फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। तो फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चंस और टफ से टफ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। जैसे आप भी सर, मैंने आपको कई लेक्चर्स में देखा है, आप अपने बच्चों को भी इसी हिसाब से पढ़ाते हैं। पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, फिर धीरे धीरे आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के टफ क्वेश्चन करवाते हैं। तो बच्चों की भी पढ़ाई अगर इसी वे में होगी तो उनकी स्ट्रेंथ बनेगी, बिल्कुल जो सब्जेक्ट है वो काफी मजबूत हो जाएगा। और अगर एक बार आपके फंडामेंटल क्लियर हो गया तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं है। सारे एग्जाम में सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। जैसे किसी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, किसी में हल्दी ज्यादा हो गई, मिर्च ज्यादा हो गई, बस एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। बस हमको एक बार रेसिपी समझ में आ गई तो फिर सब चीज ईजी है अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और बच्चों का मतलब यही है कि कुल मिला के आपको फोकस करना होगा अपनी स्टडीज पर बेटर वे में, आपको स्ट्रेटेजी वगैरह पहले से तैयार करनी होगी और मतलब जी जान लगानी होगी अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। और तब तक आपको मेहनत करनी जब तक वो आपका गोल जो है वो अचीव नहीं कर लेते आप, क्योंकि आपके घर वालों का, आपके परिवार वालों की, मतलब सबकी नज़र आपके ऊपर होती है, सबका विश्वास आपके ऊपर होता है कि हाँ एक दिन आप एक अच्छी जॉब अचीव करेंगे और घर परिवार की जो स्थिति है उसको और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, उनका घर वालों का नाम रोशन करेंगे, यही घर वाले सोचते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक चीज आती है फेलियर, मतलब आपने प्रिपरेशन की, आपने मेहनत भी बहुत की और ये होता है, मतलब आपने मतलब अपनी तरफ से खुद को लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छे से एग्जाम लिखा, सब कुछ किया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फेल हो गए मुझसे एग्जाम में, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस केस में फिर एक सवाल, एक बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि यार हमने मेहनत की थी, पढ़ा भी था, सब कुछ किया था, फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमने की, हमारा नहीं हुआ। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? नहीं, तो जब कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं होता है किसी बच्चे का, तो उसको बच्चे को सबसे पहले अपने ऊपर लगता है कि क्या मैं इस एग्जाम के लायक हूं भी या नहीं, या फिर मैं ये डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को सबसे पहले अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना चाहिए कि भैया वो जाके बात करें किसी से, जैसे जो भी क्लोज हो, जैसे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, उनके पास जाके थोड़ी देर बात करें। तो जो डिमोटिवेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, और जब वो कम होगा तब बच्चा सही डिसीजन लेने के लिए तैयार होगा कि भैया इस एग्जाम में मैंने फेल हुआ तो मैं गलती क्या कर दी, मैंने ऐसा कौन सा चैप्टर था, ये कौन सी सब्जेक्ट थी जो मैंने कम प्रिपेयर की, वो एग्जाम में ज्यादा आ गई और जिसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अपनी गलतियों को पहचाने, और जब बंदा अपनी गलतियों को पहचान लेगा तभी वो सही डिसीजन लेगा नेक्स्ट एग्जाम। तो किसी भी फेलियर्स के बाद, जैसे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, अगर फेल हुए तो ये समझिए कि भैया पहली बार तो गलती होती है ना। जैसे अभी हमारा चंद्रयान फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी तक चंद्रमा में नहीं पहुंचेंगे, आज नहीं कल पहुंचना है ही हमें। और इस बार गलती जो हुई है उससे सीख के हम अगली बार और कम पैसे में और कम समय में बिल्कुल सही जगह लैंड करेंगे। लाइफ में भी यही होता है, अगर आप फेल हुए हैं तो अपनी गलतियों को पहचानिए
उस पर वर्क करिए और फिर सिलेक्शन हर हालत में होना है। और मेरा एक चीज और भी है कि मानना ये भी कि पढ़ाई जो है वो कभी खराब नहीं जाती। मतलब आपने पढ़ाई की और एग्जाम क्रैक नहीं हुआ मान लीजिए, लेकिन आपने पढ़ाई की उसके लिए, तो वो पढ़ाई वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगी आपकी। मतलब वो जो मेहनत है वो मेहनत खराब नहीं। कई लोगों को ये लगता है कि हमने मेहनत की और हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई, हमारी खराब हो गई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो खराब नहीं हुई है, बस उसका ये है कि आप उसका यूज कहाँ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जाम में उसका यूज कर रहे हैं या फ्यूचर में जाके कहीं यूज कर रहे हैं, बस उसका यूज है वो आप कहाँ बेटर वे में कर सकते हैं। खराब तो बिल्कुल भी नहीं हुई आपकी पढ़ाई। वो मेहनत जो है वो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी काम आती है। और ये एक चीज़ जानना चाहूँगा सर आपसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एसएससी, जेईई का हो या अदर स्टेट्स में भी, यूपी में भी है एग्ज़ाम, तो अदर अलग-अलग स्टेट में एग्ज़ाम्स हैं। तो वो जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या एडवाइस वगैरह होगी, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कैसे वो स्टडी को बेटर वे में कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं जो पढ़ाई के अलावा वो ध्यान में रख सकते हैं? क्योंकि पढ़ाई जो है, जो एकेडमिक्स होता है या हमारा जो कोर्स होता है, उसके लिए तो कोई ना कोई कोचिंग दे रहा है प्रॉपर वे में, या वो खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हैं। उनमें जो टिप्स है वो भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? साथ में पढ़ाई में अगर कोई टिप्स है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बारे में बताएँ सर। जी सर, जैसे किसी भी बच्चों को किसी एग्जाम में अपीयर होना है, तो उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस डायरेक्शन में उसे प्रिपेयर करना है, बच्चे को सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। और ये क्लियर कब होगा? जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स को वो थॉरली स्टडी करेगा। बच्चे को किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर के पेपर घर लेके आओ। अगर नहीं ले आ रहे हो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो और उन्हें एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करो? टाइम फिक्स करो। अगर 2 घंटे का पेपर है तो तुम 1 घंटे 40 मिनट फिक्स करो और सोचो इस एग्जाम को हमें इतनी देर में कंप्लीट करना है, और फिर आंसर्स लिखो और मैच करो कि कौन से आंसर गलत हुए। फिर आपको रियलाइज होगा कि इस एग्जाम की ये रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, थर्मल से ज्यादा आते हैं, कि स्टीयर या स्टील से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उनको लिखो, समझो और अपने जो परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस करो। अरे यार मेरा स्टील कमजोर है, तो क्या करेगा बंदा? वो देखेगा स्टील में से कौन सा टॉपिक कमजोर है और वो फिर वीडियो सर्च करेगा या फिर नोट्स है उससे ढूंढेगा और वो जो वीकेस्ट पोर्शन है उसकी पढ़ाई का, जिसके कारण उसका सिलेक्शन रुक सकता है, उसे मजबूत करेगा। तो हमें अपनी पढ़ाई भी ऐसी करनी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो होंगे जिनकी एक बार पढ़ाई हो रखी है और कई बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनके पास नॉलेज सारा है, रिवाइज भी वो एक साथ सारी चीजें करते हैं, बट उन्हें कौन सी चीजें ज्यादा रिवाइज करनी है, कैसे करनी है, वो उनको प्रीवियस ईयर के पेपर से पता चलेगा। और ये भी नहीं करना है कि हमें लगातार पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं कि आपके हाथों में बुक होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं जिससे आपने जो भी पढ़ा है वो भूल जाए। मेरे एक सर थे, वो हमेशा कहते थे कि 24 घंटे में 8 घंटे सोना है, उसमें कोई कमी नहीं करनी है, बट जो भी टाइम है उसमें आपका मन पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो भी अपनी जो दिन भर पढ़ाई की है उसके बारे में सोचना है। ऐसे करके प्रिपेयर करना है अपने आप। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी समय है पढ़ाई का, जितने भी समय आपने सोचा है कि हाँ, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, उसमें दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वर्क है वही करना है, उसके बारे में सोचना है। आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है, एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट दे सकते हो उस खाली टाइम में बैठ के मोबाइल में। बाकी की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे जाने से बेटर है कि आप टेस्ट वगैरह दें उस टाइम में बैठ करके। क्विज़ वगैरह चलती हैं, अलग-अलग लोग करवा रहे हैं फ्री में, टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आप ट्राई कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है, आप अदर सोशल मीडिया साइट्स पे घूमने-फिरने से। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक चीज़ और सर के अगर मान लीजिए जी, जी। हाँ सर, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को लत सी लगी हुई है कि नहीं फेसबुक जाना है, ट्विटर जाना है, इंस्टाग्राम जाना है, तो आप जाओ, बट आप ऐसी चीजों को फॉलो करो। जैसे इंस्टा पे भी ऐसी एग्जाम रिलेटेड साइट्स को फॉलो करो, एग्जाम रिलेटेड अकाउंट्स को फॉलो करो। तो जब इंस्टा भी खोलोगे तो आपको पढ़ाई ध्यान में आएगी। फेसबुक में भी टीचर्स को फॉलो करो, ऐसे टीचर्स जो पढ़ाई रिलेटेड चीजें डालते हैं। तो आपको बस हर जगह आपको पढ़ाई दिखनी चाहिए, तब आप पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए चारों तरफ सराउंडिंग में ऐसा पढ़ाई वाला, तो उससे क्या है मन भी लगा रहता है पढ़ाई में, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि आपकी अभी तक जितनी भी
जीवन अपने व्यतीत किया, जीवन का जो भी अभी 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 तक आपकी यात्रा रही है, उसका अनुभव कैसा है आपका? तो वो थोड़ा-सा समराइज़ करें, कैसा आपका अभी तक रहा है? और आगे चल के आपको मतलब क्या विचार है कि आगे मतलब कहाँ किस एंड पॉइंट तक आपको पहुँचना है? लास्ट में क्या आपका ऐसा विचार हो कि हाँ, क्या ऐसा होता है कि मतलब एक कोर्स किया था मैंने, वहाँ मतलब एक आश्रम वगैरह था, वहाँ गया था, मैंने कोर्स वगैरह किया था। तो वहाँ पर क्या है कि वो वसीयत लिखवाई थी उन्होंने, कि आप अपनी वसीयत लिखिए। अच्छा। वसीयत वैसे तो मर जाने के बाद में फिर होती है, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब वसीयत आपको अभी लिखनी है कि आपकी अभी तक की यात्रा कैसी रही है। आप मर जाएँगे, तो मरने के बाद में आपको किस तरह से आपको याद रखा जाए। मतलब जैसे मेरा नाम अमित सिंह है, तो अमित सिंह को किस तरह से आपको याद रखना है, लोग कैसे याद रखेंगे, आप क्या चाहते हैं एंड पॉइंट पर आपको किस तरह से याद रखा जाए। तो ऐसा कुछ प्रोसेस था वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा था, मतलब पूरा नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ज़बरदस्त था वो सिस्टम। तो उससे रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप एंड पॉइंट आपका जो होगा, जब हम मृत्युशैया पर होंगे या हम मर जाएँगे, उसके बाद में आपको समाज कैसे याद रखेगा? तो उसके रिगार्डिंग है कि फ्यूचर में अभी तक कैसा रहा है, प्लस अब आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? जी सर, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं जवाब क्या दूँ। बट नहीं, चलिए ये तब भी मैं प्रयास सवाल ये करता हूँ। सच में सवाल बहुत मतलब गहरा सवाल है। मतलब आप इसके बारे में मतलब आप दिन भर सोच सकते हो कि ये इतना ज़बरदस्त सवाल है कि हाँ, कि आप मतलब आपकी जीवन अभी तक चल रहा है ना? और आज अभी जो देखा जा रहा है उसके हिसाब से 60-70 साल अब आज की उम्र इतनी ही रह गई है। पहले के हमारे बुजुर्ग थे 100-100 साल जीते थे, लेकिन अभी उतनी उम्र नहीं रही है। और हमने उसका कहीं न कहीं 40-50% के हम आस-पास धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आधी जो एज है उसकी तरफ हम धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब और ख़ास बात ये है कि अभी जितना हमने जीवन मतलब घूमा है, जितना स्टूडेंट्स लाइफ़ जितना हम सर्च करते हैं इधर-उधर का, आने वाले समय में उतना नहीं हम कर सकते हैं। फिर हम बंध जाते हैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। तो जितना भी हमने देखा है उसके हिसाब से आप थोड़ा-सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, अभी तक मेरा समय ऐसा रहा है, प्लस अब आने वाले समय को मैं इस तरह से देना चाहता हूँ। और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, तो लोग मुझे किस तरह से याद रखेंगे? क्योंकि ये बहुत बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप चले जाएँगे तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप हैं, आने वाले समय को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो अभी अगर आप ये डिसीज़न ले लेते हैं कि मेरे जाने के बाद मुझे इस तरह से याद रखा जाए, तो उसके लिए काम आपको अभी करना होगा। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल सर पूछा और इसका जवाब तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दूँ, पर तब भी चलिए कुछ तो कह ही देता हूँ। जैसे सर अभी तक की लाइफ़ के बारे में कहूँ तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन सब लोगों ने देखे होते हैं, मैंने भी देखे हैं, आई एम श्योर। बट मैं एक चीज़ अच्छे से कह सकता हूँ अपने बारे में कि मेरे अंदर जो है कि एक पढ़ाई की लगन है या फिर किसी भी चीज़ को करने की लगन है। उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली है, तो अगर मैं वो चीज़ अचीव ना भी कर पाऊँ, पर उसके आस-पास तो मैं कहीं पहुँच भी जाता हूँ। वो एक अच्छी चीज़ है, हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य के और करीब होते जाते हैं। बट और रही बात आने वाली लाइफ़ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का जीवन जो होता है, नदी की तरह होता है कि कहीं से ओरिजिनेट होगी और धीरे-धीरे उसमें दुनिया भर की चीज़ें आती रहती हैं। कि मतलब छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, वो भी मिलेंगी। किसी गंदे नाली का पानी भी मिलेगा, नाला भी मिलेगा, गंदगी भी डालेंगे। लोग उसे घर में ले जाके पानी भी पिएँगे और उसमें नहाएँगे भी, अपने गाय-भैंस भी धुलेंगे। बिल्कुल। और और नदी कभी खत्म नहीं होती है। नदी जाके समंदर में मिल जाती है और समंदर में जाने के बाद उसकी एक अलग ही दुनिया शुरू होती है और लोग उसको याद रखते हैं कि अरे वाह! गंगा थी, इतना अच्छा काम किया, इतना बुरा काम किया, इतनी गंदी होके आई या इतनी साफ होके आई। बट ये जो कहेंगे उसने लोगों के पाप हर लिए, लोगों के पापों से मुक्त कर दिया। तो मुझे भी अपने जीवन में ऐसा लगता है कि चलिए जो कुछ भी हो, अभी मैंने उतना तो सोचा नहीं सर, आपने कहा तो मैं सोचूँगा ज़रूर। बट मुझे ये लगता है कि मैं जब भी उस स्टेज में पहुँचूँ तो मैं जब पलट के देखूँ तो मुझे लगे यार कि कोई ऐसा आदमी ना मिले जो मुझसे रूठा हुआ हो और जिसके मन में ये ना हो कि यार शिवांशु द्विवेदी गलत आदमी था। बोले चलो आदमी जैसा भी है, जहाँ भी जा रहा है, आदमी तो सही था यार। बस वही चाहिए जीवन में सर, बाकी सब तो आता मेरा रहता है। आप मेरा जैसे दोस्त मिल रहे हैं, कुछ बदमाश लोग भी मिल रहे हैं जीवन में, तो वो तो जीवन का है सर, वो तो लगा है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो,
ये जो फीडबैक वाला सिस्टम होता है सोसाइटी का, ये बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से चल रहा है सिस्टम। क्योंकि ऐसा तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे 100% सेटिस्फाइड हो लोग। कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं भी हैं, उनको लगता है कि नहीं अच्छा काम नहीं है, गलत है, सही काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है सही काम हो रहा है। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने जीवन में अगर किसी एक एक व्यक्ति की अगर हमने लाइफ चेंज कर दी, परिवर्तन ला दिया और उसको हमने अच्छा कर दिया, एक व्यक्ति की लाइफ को भी, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति को अच्छा बना दिया है, उसकी लाइफ चेंज कर दी है, तो उसके साथ में उसकी फैमिली की होगी। आने वाली जो उनकी फैमिली जो है, बच्चे वगैरह, उनकी लाइफ भी बदलेगी। तो एक परिवार को कहीं न कहीं आप स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। और सुबह जब आप उठते हैं और आपके पास मैसेज आता है, सुबह उठते हैं व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज आता है और आप बच्चा अगर आपको ये बोलता है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने हमारे लिए इतना सही काम किया और मैं मतलब थैंकफुल हूँ। तो जो थैंक यू आपके पास में आता है सुबह उठ के, चाहे वो एक बच्चे का है चाहे 1000 का है, जो मजा आता है उस थैंक यू में वो अलग लेवल का है। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और भगवान से मतलब यही प्रार्थना है कि आपके अंदर, मेरे अंदर और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके अंदर ये जो परोपकार की जो भावना ये बनी रहे, भगवान बना के रखे। क्योंकि समय क्या है, बदलता है। दिमाग जो है, दिमाग की जो स्टेबिलिटी वो बदलती रहती है। आज मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। कल को मेरे पास पैसा आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आने की वजह से मेरा दिमाग जो है वो घूम जाए और मैं पैसे के बहाव में बह जाऊँ। तो भगवान से ये भी मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। मेरे लोग हैं आस-पास, तो उनको भी मैं ये बोलता रहता हूँ, मुझे याद दिलाना मेरा पास्ट कैसा था और मैं किस लेवल से आया हूँ। मैं ऐसा भी, मैं ज़िम्मेदारी दी हुई है लोगों को और आपको भी दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है? बिल्कुल सही सर। और हाँ, मैं दो चीजें और कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए, बिल्कुल सही बात है सर। जो बच्चा अभी उसके पास जॉब नहीं थी, आपकी पढ़ाने के बाद अगर उसके पास जॉब आएगी, उसका परिवार के पास पैसे आएंगे, तो भले वो बच्चा दिन में रोज याद ना करे, बट उसको कभी इत्मीनान से बैठेगा, अपने से बात करेगा, तो उसको याद आएगा कि अरे अमित सर या शिवांशु सर ने जो चीजें पढ़ाई थी वो एग्जाम में आई, या फिर नहीं भी पढ़ाई थी बट कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, आज मैं उनकी बदौलत यहाँ पे हूँ। तो वो एक अच्छी चीज होती है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है सर, कि जैसे अभी तक टीचिंग प्रोफेशन में आने के पैसे पहले हमारे पास कुछ गिने चुने त्योहार थे, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद। अब हमारे पास गुरु पूर्णिमा, टीचर्स डे वाले 2 त्योहार और जुड़ गए, और वो और बहुत वो ज़बरदस्त त्योहार है, सबको फील नहीं होता। सबको नहीं होते। वो सबको फील नहीं होता, उसकी खुशी सबको नहीं होती, पर वो अपने को याद आता है, अरे यार आज तो टीचर डे, हम अपने टीचर्स को मिस करते हैं, थैंक यू सो मच सर। और हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, वो दिन बना देता है, वो साल के 2 दिन तो मजा आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज ये आपने बड़ी अच्छी कही कि हम जहाँ से आए हैं वो नहीं भूलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हुआ था। जब आपको पता है सर कि चाणक्य जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसे उठा के लेके आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य यही बोलते थे कि तुम जो कर रहे हैं तुम्हें दिन भर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तुम रात को सोना तो अपने पलंग के सामने जब वो उठा के लाए थे जो कपड़े थे ना, उस कपड़े को टांग दिया था उन्होंने। और चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते थे जब तुम सुबह उठोगे तो अपने वो कपड़े देखना कि मैं तुमको कहाँ से उठा के लाया था। ऐसा करके तुम्हारे मन के अंदर कभी अभिमान नहीं आएगा और तुम कहाँ से आए हो ये नहीं भूलोगे, और कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, कभी गलत फैसला नहीं लोगे, हमेशा न्याय के पथ पे चलोगे। तो मुझे अपनी लाइफ में भी लगता है सर कि कुछ लोग बोलते हैं अरे यार जो हुआ वो भूल जाओ। नहीं, ठीक है भूल जाओ, तुम कंपेयर ना करो अपने पास्ट को, बट याद तो रखो तुम कहाँ से आए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने चाणक्य के जी बारे सर। में क्या है बहुत लेट पढ़ा था। चाणक्य नीति वगैरह, इनके उपदेश वगैरह वो बहुत लेट है। उससे पहले ही मुझे किसी एक हमारे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया था, इस बात को बताया था कि आपको अपने जीवन में जब आपको समय हो आपके पास, मतलब आप अकेले बैठे, किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई ना आए, चाहे जंगल में, वन में, कहीं पर भी बैठे, उद्यान में बैठे, घर पर बैठे, छत पे बैठे, अकेले बैठे और अपने बारे में सोचें, अपने पास्ट के बारे में सोचें कि आप कहाँ से नहीं है। अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे ना रेगुलर इंटरवल पर, तो आप मतलब कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूलेंगे। आप जो ज़मीनी जो ग्राउंड लेवल है उस पे रहेंगे हमेशा, और वहाँ रहते हुए आप एक लंबी ऊँचाइयों तक आप जाएँगे। तो ये बात बाद में समझ में आई जब चाणक्य के बारे में जब मैंने पढ़ा था कि अरे चाणक्य की बात तो ये, और दम है उस बात में, बिल्कुल दम है। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे, फर्स्ट सैलरी वाला जो सिस्टम है, ये इसके पीछे भी एक वो है कि जब ये बच्चों को, जब ये फ्री कोर्स जो चला रहे थे हम बच्चों के लिए,
तो उसमें कई बच्चे थे जिनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो फ्री कोर्स जो मिल रहा था उसको उन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो उनको लगा कि हाँ अच्छा है, और फिर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़े तो उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी कई बच्चों ने कोचिंग की हुई थी, तो उनको फील हो रहा था यार ये तो कोचिंग से भी बेटर चल रहा है फ्री लेकिन है बहुत दमदार, तो वो उसको फॉलो करते चले गए। लड़के यहाँ तक कमेंट करते थे, अभी भी कमेंट है यूट्यूब पर अपने, वो ये बोलते हैं कि मेरी जब जॉब लगेगी तो मैं पहली सैलरी जो है वो मैं डोनेट करूंगा, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं अपनी सैलरी दूंगा, अभी मैं नहीं दे सकता। वो ये बोलते थे अरे कि वाह। अभी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरी नौकरी लगेगी तो पहली सैलरी मैं डोनेट करूंगा। उसने ये बोल दिया हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो दे ना दे ठीक है, लेकिन उसने ये जो बात आई है ना मन में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है हमारे लिए। देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, और ये अलग सी फीलिंग है, ये और किसी प्रोफेशन में नहीं आनी है आपको। बिल्कुल, ये हमारा मतलब ये तो मैंने भी सुना है सर कि वकील चाहता है कि दुनिया भर में दंगे फसाद हो, मेरे केस बढ़े। डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार हो, मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं। बट ये टीचर टीचर ही ऐसा है जिसको लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ऊपर जाए, जहां वो जाए मेरा नाम रोशन। तो ये टीचिंग में एक ऐसा प्रोफेशन है, बिल्कुल नोबेल प्रोफेशन है और अनपैरेलल है। इससे कोई भी प्रोफेशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता, हमेशा टीचिंग ऊपर ही आएगी। और ये अच्छी बात है कि हम इस प्रोफेशन में हैं और हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आप। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, और जितने भी आपका लाइफ का जितने भी एक्सपीरियंस था वो आपने शेयर किया। और डेफिनेटली ये जो बातें आपने बताई हैं, हमने जो भी बातें की हैं, ये आने वाले समय पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम के लिए साबित होंगी। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपना ठोकरें खाई हैं या एक्सपीरियंस हासिल किया है, 2-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ये बातें जरूर समझ में आ रही होंगी। जो नए लड़के हैं उनको अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं लाइफ में, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ स्टेबिलिटी लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि चीजें हमेशा पैरेलल नहीं चलती है। अप एंड डाउन्स जो है हमेशा चलते रहते हैं लाइफ में, फेलियर भी है, सक्सेस भी है, सब कुछ है। और जब हमें सक्सेस मिलती है तो वो समय बहुत बढ़िया होता है, और उस समय फिर आपके परिवार को लेकर के या आपके आस पड़ोस को लेकर के जितने भी लोग होते हैं फिर वो बहुत खुश होते हैं। जैसे कि आप जैसे हमारे सामने सर हैं, एक एग्जाम्पल है, जब नौकरी लग जाती है तो आप सोच सकते हैं कितनी खुशी होती है, ये सर खुद बता सकते हैं ये तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो यादगार सा दिन हो जाता है, जैसे मतलब वाला डेट याद किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है जब आपकी जॉब लगती है, जब आप बताते हैं घर पे कि हाँ हमारी जॉब लगी, माताजी पिताजी सबका ही बहुत बहुत अच्छा, मतलब वो सीन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है लाइफ का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी समय निकाला और बच्चों के लिए जितना भी आपने एडवाइस वगैरह दी है वो बहुत अच्छी है, उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ में सभी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी तहे दिल से शिवांशु सर का धन्यवाद करें, और साथ में हमारी पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच।